हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट यू कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम बात करेंगे पावर की। पावर किसे कहते हैं? तो हमारे चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम इसमें वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, एनर्जी के। अब हम पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पावर क्या होती है? तो पावर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is equal to rate of doing work। मतलब कोई बॉडी अगर वर्क कर रही है तो वो किस रेट से वर्क कर रही है, तो जिस रेट से वो बॉडी वर्क कर रही होती है उस रेट को हम उसकी पावर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब दो तरह की पावर हो सकती है। एक तो पावर होती है आपकी, क्या कहते हैं, सप्लाइड पावर, और एक होती है कंज्यूम्ड पावर। जैसे कि बल्ब है, तो बल्ब पावर कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूम करके वो सप्लाई भी कर रहा है, क्योंकि वहीं के वहीं फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी दे रहा है। तो ऐसी मोटर है एक, तो मोटर जो है वो पावर कंज्यूम करती है, लेकिन वो फिर मैकेनिकल आउटपुट पावर देती है। तो एक तरफ से कोई भी डिवाइस पावर लेगी, दूसरी तरफ देगी। उसमें एफिशिएंसी की बात है, 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वर्क कहीं से किया जाएगा तो कहीं से वापस भी निकलेगा, एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना। तो ऐसे ही तो इसलिए हमने सिंपल शब्दों में लिख दिया रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो P इज इक्वल टू dW बाई dt। अब dW को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं F डॉट dl बाई dt। अब अगर मैं dt को इसको साथ ले जाऊं तो F डॉट dl बाई dt। अब dl बाई dt बन जाता है V, तो F डॉट V ये बन गया। तो पावर का फॉर्मूला हो गया F डॉट V, ठीक है बच्चों। तो ये काफी मजेदार हो गया, ठीक है। तो अलग अलग केस में अलग अलग तरह की पावर हो सकती है। जैसे कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन की पावर, ठीक है। देखिएगा, तो मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, और यहां पे हमने एक कील गाड़ दी है, एक छोटी सी रिंग है, और ये मान लो एक मास है, मास है ना। ये जो रेडियस है इसकी R है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर कुछ वेलोसिटी दे दें तो ये जो मतलब मास है, मास क्या, स्फीयर समझ लीजिए। स्फीयर जो है वो इस छोटी सी रिंग जो है वो कील के अंदर है, तो घूमता रहेगा ये। तो अब अगर हम इस मास की बात करें तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा वो हो गया मास। तो अब इस मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 3 लग रहे होंगे। एक तो लग रहा होगा mg नीचे को, एक लग रहा होगा आपका टेंशन इधर को, और एक लग रहा होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो उस तरफ हो गई, मतलब हमने इसको यहाँ पे बनाया ना, तो वेलोसिटी जो है वो ये वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी इज दिस डायरेक्शन, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर है। तो पावर सप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू हो गया n इंटू वी इंटू कॉस 90, यानी कि पूरे 0। पावर सप्लाइड बाय mg तो हो जाएगा mg इंटू वी इंटू में cos 90, यानी कि अगेन 0। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर सप्लाइड बाय टेंशन विच इज इक्वल टू mg टेंशन इंटू वी इंटू cos 90, दैट इज अगेन इक्वल टू 0। तो पावर सप्लाइड बाय टेंशन भी 0 हो गया। तो इस केस में तीनों की पावर 0 हो गई। अब यहां पे ये मान के चल रहा हूं मैं कि फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर इसमें फ्रिक्शन होता ना बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगता, जो कि म्यू इंटू में एन होता। देखो ये एन हो गया, ये टेंशन हो गई है ना,
ये आपका mg हो गया। अब ध्यान रखिएगा म्यूएन जो है वो मेरी तरफ हो गया, ऐसे ऐसे करके म्यूएन, मतलब अगर मैं वेलोसिटी को ऐसे बना दूं, है ना, तो म्यूएन को ऐसे बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो बच्चों। और ये भी याद रखना है आपको कि ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं। ये वेलोसिटी हो गई, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, समझे ना, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। क्योंकि 3 एक्सिस हो गई ना, मान लो ये z एक्सिस हो गई, ठीक है, टेंशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गई, ये y हो गया, ये माइनस y हो गया, ये नेगेटिव z हो गया, ये पॉजिटिव z हो गया, ऐसे करके, ठीक है। देखो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। मान लो ये x एक्सिस हुई तो ये x डैश हो गई, ये y एक्सिस हुई तो ये y डैश हो गई, है ना, ये z एक्सिस हुई तो ये z डैश हो गई, ठीक है। तो देखो कौन कौन से फोर्स किधर किधर को लग रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है y के लॉन्ग, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। फिर mg लग रहा है माइनस y के लॉन्ग। फिर टेंशन लग रहा है नेगेटिव x के लॉन्ग, ठीक है। फिर वेलोसिटी लग रही है नेगेटिव z के लॉन्ग। और जो म्यूएन लग रहा है आपका वो लग रहा है प्लस z के लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ ये फोटो एक ही चीज है, इसमें x y z है तो आपको 3D समझ में आ जाएगा इससे। तो क्योंकि y एक्सिस और z डैश एक्सिस परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी जो है वो सबके परपेंडिकुलर है, ओनली फ्रिक्शन के अपोजिट है वेलोसिटी। तो पावर सप्लाइड बाय फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन हुआ तो पावर सप्लाइड बाय फ्रिक्शन वो 0 नहीं होगा, तो वो हो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू वी इंटू में cos 180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो म्यू इंटू में एन तो mg के बराबर हो गया, mg इंटू में वी इंटू में -1, है ना। तो इतनी पावर ये लेगा, तो इतनी जब ये पावर लेगा तो मान लो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये कितने चक्कर में रुक जाएगा, कैलकुलेट करो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल स्टॉप, ठीक है। तो अब ये पावर हो गई कितने टाइम में रुक जाएगा, तो ये निकालना आसान है, इसमें से कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं। मतलब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सपोज करो कि हमें ये लगाना है कि कितने चक्कर में रुक जाएगा, तो हम ये कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ m इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m इंटू में u का स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा आपका माइनस का म्यू mg इंटू s इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज इक्वल टू माइनस हाफ mu स्क्वायर। सो mm कैंसिल, सो s कम्स आउट टू बी यू कैन से u स्क्वायर बाय 2 म्यू g, है ना। अब s का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस। अगर हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हो तो मान लो n रिवोल्यूशन है तो 2 पाई इंटू में r स्टैंड फॉर रेडियस इंटू में n इज इक्वल टू s हो जाएगा। सो दिस गिव्स मी 2 पाई r इंटू में n इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2 म्यू g। तो इससे हम n यानी कि कितने चक्कर ये लगाएगा ये निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 4 म्यू पाई r g, हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट मेक्स, है ना। तो इस तरह का सवाल आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं पावर इन पेंडुलम केस, ठीक है। पेंडुलम के केस में पावर, देखो ये पेंडुलम हो गया मान लो, तो ये पेंडुलम की एक पोजीशन हो गई, इधर से आएगा और इधर जाएगा, ठीक है। तो लेट मी अज्यूम ए सी बी, तो दिस ए इज द ए बी एंड सी इज द मिड पोजीशन, सी की जगह हम लिख सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है, तो अगर वो यहां पे है, ये पी एक जनरल पोजीशन है, तो पी पे 2 बार होगा वो, एक बार तो इधर आते हुए, है ना, वेलोसिटी इधर को भी हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी इधर को है तो आप देख सकते हो कि ये टेंशन हो गया, ये आपका mg हो गया, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है, समझ रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ, और वेलोसिटी मान लो इस तरफ है, वेलोसिटी अगर इस तरफ है
तो वेलोसिटी के और क्या कहते हैं टेंशन के बीच में तो एंगल 90 हो गया। तो पावर सप्लाइड बाय टेंशन, ये तो हो गया टेंशन इंटू वेलोसिटी इंटू cos 90, 0 आ गया। पावर सप्लाइड बाय mg, ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे फिलहाल। तो ये मान लो mg इंटू v इंटू कॉस, देखो ये थीटा है तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, पॉजिटिव पावर आ गई। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो mg इंटू v इंटू में साइन थीटा, सो दिस इज pmg एट p, ये एट p हो गया है ना। अब मान लो ये चलते चलते q पे आ गया और ये q पे इधर को जा रहा है, समझ रहे हो बच्चों? मतलब देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, ये mg हो गया और ये एंगल थीटा डैश है। तो अगर ये थीटा डैश हो गया तो ये वाला एंगल भी थीटा डैश हो गया। अब आप देखो ये तो 90 है ही, तो टेंशन की पावर तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, v डैश, ये q पॉइंट हो गया। तो ये एट p की बात थी, है ना। अब एट q की बात कर लेते हैं। तो q पे आप देख सकते हो टेंशन की पावर, पावर ऑफ टेंशन, वो तो आ जाएगी टेंशन इंटू वेलोसिटी इंटू में cos 90, 0 आ गया। अब पावर ऑफ mg, वो आ जाएगा आपका mg इंटू वी डैश इंटू में cos 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा डैश। अब cos 90 प्लस थीटा जो है ना वो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। सो दिस इज माइनस mg इंटू वी डैश इंटू में साइन थीटा, ऐसा आ गया। ये हो गया पावर। तो आई होप आप समझ गए। इसके अलावा पावर निकालने का एक और भी तरीका होता है, देखो पावर को आप लिख सकते हो वो फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू वेलोसिटी। एफ कॉस थीटा वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट है, तो यानी वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल होते हैं वो ही पावर देते हैं, वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं वो पावर देते ही नहीं है। तो अब यहाँ पे mg का वो कंपोनेंट थीटा डैश, mg का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अगेंस्ट है वो हो गया mg इंटू साइन थीटा डैश, है ना। और वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो हो गया mg इंटू में cos थीटा डैश। तो अगर मैंने फोर्सेस को ही तोड़ दिया, ये एक टेंशन हो गई, तो टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, नो पावर। टेंशन इज परपेंडिकुलर टू mg cos थीटा डैश, नो पावर। टेंशन इज अपोजिट टू mg sin थीटा डैश, सो पावर विल बी देयर बट नेगेटिव पावर। अब ऐसे यहां देखो mg का एक कंपोनेंट हम इधर को कर सकते हैं जिसका नाम होगा mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट इस तरफ कर सकते हैं जिसका नाम होगा mg sin थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि mg sin थीटा और v जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो mg sin थीटा पावर देगा और mg cos थीटा कोई पावर नहीं देगा, समझ गए। सिर्फ एक लोकेशन ये m है जहां पे पावर 0 है, तो क्यों है m पे पावर 0 मिड पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे mg जो है वो पूरा का पूरा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन पावर जो है वो 0 है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो भले ही मैक्सिमम है पर पावर 0 है, समझे। अब क्यों है वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि जब वो b से आएगा, तो जब पार्टिकल b से जाएगा तो पावर पॉजिटिव है, तो मतलब इसको एनर्जी मिल रही है, तो मिलते मिलते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, समझ गए। सो द एनर्जी विल बी मैक्सिमम हियर। आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक केस लेते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट का, ठीक है। तो ऐसा ग्रेविटेशन में होता है, मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, और ये कोई प्लेनेट है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ओके। सो दिस इज द सन
पे हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये एक पॉइंट है, तो इसको हमने बोला ए और इसको हमने बोला पी। तो A स्टैंड फॉर अपोजी एंड P स्टैंड फॉर पेरिजी, तो इसको पेरिजी कहते हैं, इसको अपोजी कहते हैं। अपोजी जो है वो प्लेनेट की फारदेस्ट पोजीशन है और पेरिजी उसकी नियरेस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो थोड़ा इलिप्स और अच्छा बना देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब जब ये ऐसे घूम रहा है ना प्लैनेट, तो मान लो प्लैनेट के दो मोशन हो सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये प्लैनेट है ना, ये भी प्लैनेट है, ये प्लैनेट की एक पोजीशन है P, ओके। तो मान लो कि ये ऐसे घूम रहा है, ओके। तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो आप देख सकते हो कि इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, सन जो ग्रेविटी फोर्स लगाएगा Fg, और वेलोसिटी के बीच में एक्यूट एंगल है। तो एट पॉइंट P जो पावर होगी ना वो पॉजिटिव होगी। पावर इज इक्वल टू F ग्रेविटी इंटू में V इंटू में cos थीटा, और थीटा जो है वो एक्यूट है, तो पावर जो है वो पॉजिटिव है। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये A से P के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, तो अपोजी से लेके पेरिजी तक हर जगह पे पावर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेविटी इस पे पॉजिटिव वर्क कर रही है। तो देखा जाए तो ग्रेविटी का वर्क जीरो नहीं है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जीरो नहीं है। अब मान लो ये कोई पोजीशन है Q, तो Q पोजीशन पे प्लैनेट इधर को जा रहा है और ग्रेविटी फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये वाला एंगल होगा थीटा डैश। अब थीटा डैश ऑब्ट्यूज है, तो अब बात करेंगे एट पॉइंट Q की। तो आप देख सकते हो कि जो पावर है वो हो जाएगा F ग्रेविटी या F डैश ग्रेविटी इंटू V डैश, F डैश V डैश इंटू में cos थीटा डैश। cos थीटा डैश ऑब्ट्यूज है, सो थीटा डैश इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो P इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब प्लैनेट अपोजी से पेरिजी तक आएगा उसको पावर मिलेगी, यानी एनर्जी मिलेगी, और जब वो पेरिजी से अपोजी पे जाएगा तो एनर्जी वापस ले ली जाएगी, और जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास पुरानी एनर्जी होगी जितनी थी। तो हर बार जो ए पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड वी ही रहेगी, यानी कि एक बार अगर स्पीड वी है तो अगली बारी कुछ और हो जाएगी, और जब वो पी पे होगा तो उसकी स्पीड वीपी ही होगी। तो निश्चित रूप से वी कम रहेगा और वीपी ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वो ए से पी आता है तो पावर पॉजिटिव है, तो एनर्जी मिलती है उसको, ग्रेविटी ही देती है एनर्जी उसको। देखा जाए तो वो पास आ रहा है, कोई भी चीज पास आएगी सन के तो उसका स्पीड तो बढ़ी जाएगी ना, तो वो गिर नहीं सकता क्योंकि वो इसकी अपनी ऑर्बिट फिक्स है, ठीक है। और न गिरने का रीजन तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें गिर नहीं सकता ये। समझ गए बच्चों? सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अब थोड़ा प्रोजेक्टाइल में देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए कि आपने यहां से फेंक दिया एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है और ऐसे गिर जाता है, ठीक है। ए से फेंका, यहाँ पे कहीं पे बी है, ये सी है, ये कहीं पे डी है ना। बाई चांस हमने सेम पॉइंट पे ले लिया, ये ई है ना। यहाँ पे आप वाई एक्सिस बना सकते हो, ये आप एक्स एक्सिस बना सकते हो। ऐसे हमारा प्रोजेक्टाइल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, अगर हम ए पे ही बात करें तो mg एक्ट कर रहा है नीचे को, तो वेलोसिटी के और mg के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा हो गया। तो एट ए है ना,
तो पावर एट ए निकालना हमको, तो mg इंटू वी, वी क्या u, mg इंटू यू इंटू में cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस का mg इंटू में यू इंटू में साइन थीटा, सो द पावर इज नेगेटिव। अब b की बात करते हैं, तो b पे मान लो ये वेलोसिटी होगी v, अब ये u है, u और v में फर्क है, ठीक है। ये हो गया आपका mg, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो एट b, पावर एट b, pb, ये हो जाएगा mg इंटू में v इंटू में cos 90 डिग्री प्लस अल्फा, तो वही माइनस mg इंटू में v इंटू में साइन अल्फा। स्पष्ट है कि पावर नेगेटिव है, ये इज नेगेटिव, ओके। सो दिस इज pb, इट इज आल्सो नेगेटिव। समझ आ गया। अब c पे देखते हैं, तो c पे वेलोसिटी तो u cos थीटा होती है, बिकॉज इट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये mg हो गया। तो pc हमारा कितना आ जाएगा एट c, pc इज इक्वल टू mg इंटू में u cos थीटा इंटू में cos 90, 0 हो गया। अब ये समझने की बात है कि u cos थीटा वेलोसिटी के लिए लिया है मैंने, मैं यहाँ पे अगर मैं uc लिख देता तो फिर आपको शायद अच्छा लगता है c की वेलोसिटी, फिर आप कहते कि सर दो बार cos थीटा क्यों ले लिया। अब आपको ठीक लगेगा, mg इंटू में uc इंटू में cos थीटा cos 90, क्योंकि uc और mg परपेंडिकुलर है ना, इसलिए पावर 0 हो गई। बस uc की बात वैल्यू जो है वो u cos थीटा है। अब बात करते हैं d की, तो d पे वेलोसिटी तो v ही रहेगी, है ना, और ये एंगल अल्फा ही रहेगा, तो ये आपका mg हो गया, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया। तो आप देख सकते हो एट d पावर इज इक्वल टू pd इज इक्वल टू mg इंटू में v इंटू में cos 90 डिग्री माइनस अल्फा, सो दिस विल बी साइन अल्फा, तो पावर एट d पॉजिटिव हो गया, तो mg इंटू में v इंटू में साइन अल्फा। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि c पे पावर 0 है, तो मतलब a से लेके c तक पावर नेगेटिव है, तो a से c तक इसकी स्पीड घटेगी, क्योंकि इससे ग्रेविटी इससे पावर ले रही है, एनर्जी ले रही है, और c से e तक बढ़ेगी, तो e पे भी बढ़ी रही होगी, वो तो टकरा जाएगा, इस वजह से बात अलग है। तो एट e आप देख सकते हो p हो जाएगा आपका mg इंटू v, देखो यहाँ पे वेलोसिटी u ही रहेगी, है ना, और ये वाला एंगल थीटा ही रहेगा, तो ये mg रहेगा, तो mg के u के बीच में एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया, तो mg इंटू में u इंटू में साइन थीटा एग्जैक्टली बराबर है पावर, जितनी पावर a पे है, देखो a पे pa उतनी ही एग्जैक्टली c पे है ना, और इसी को तो सिमेट्री कहते हैं, बस एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, तो जितनी ग्रेविटी ने पावर ली उतनी, मतलब जितनी एनर्जी ली उतनी एनर्जी वापस कर दी, ए से सी तक जाने में जितनी एनर्जी लेगा सी से ई तक उतनी एनर्जी वापस कर देगा। अब अगर होता ए रेजिस्टेंस, तो ए रेजिस्टेंस का जो फोर्स है ना वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो ये जो फोर्स होता है ये 6 पाई ईटा इंटू में आर इंटू में वी होता है। इसको आप, अगर ये स्फेरिकल बॉल है तो इसको हम विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं, और जिसके लिए इक्वेशन आप पढ़ोगे इसमें फ्लूइड वाले चैप्टर में, स्टोक्स लॉ में, है ना, स्टोक्स लॉ में। तो स्टोक्स लॉ में आप ये पढ़ोगे कि भैया ये 6 पाई ईटा आर वी जो है, मतलब फ्लूइड चैप्टर में आएगा, ये विस्कस ड्रैग फोर्स होता है, वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है, ड्रैग है तो मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट है ये। तो इसकी पावर असल में हम यहाँ पे बिना एयर रेजिस्टेंस के स्टडी करते हैं ना, लेकिन अगर होता है एयर रेजिस्टेंस जस्ट फॉर ए मिनट, है ना, तो आप देख सकते हो कि अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो उसकी जो पावर होती, एफ एयर रेजिस्टेंस है ना, तो हम इसको ना इस पूरे की जगह बी लिख देते हैं, सो इट इज बी इंटू वी, वो बी इंटू वी हो गया, अपोजिट टू वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। तो पावर ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू कॉस 180, सो दिस इज माइनस बी वी स्क्वायर। तो एयर रेजिस्टेंस की पावर वी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है,
इसी वजह से आप समझते होंगे कि जो फास्ट मूविंग ट्रेन है ना, तो उनपे अगर हम ये बी वाला कम कर दें, मतलब ड्रैग कोफिशिएंट कम कर दें, तो फिर वो ज्यादा स्पीड से चलाई जा सकती हैं। तो जो फास्ट मूविंग ट्रेन होती है तो उनका जो मुंह होता है ना, वो एरोडायनेमिक होता है, ठीक है। मतलब मछली जैसा मुंह होता है, जैसे प्लेन है ना, तो उसका भी तो मुंह मछली जैसा ही होता है, जानबूझ के रखते हैं सब, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया प्रोजेक्टाइल मोशन में पावर का क्या रोल है। आई थिंक आज 26 तारीख है ना, ये लेक्चर 8 है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। देखो एक क्वेश्चन है, अ डिवाइस supplies a constant power to a body at rest at t is equal to 0, so that the body starts moving along a straight line with constant straight line, बस, ठीक है। If the body acquires speed v इन टाइम टी, है ना, अगर बॉडी टाइम टी में स्पीड v एक्वायर कर लेती है, तो अब हमें ये बताना है कि क्या चीज किसके प्रोपोर्शनल है, यानी v प्रोपोर्शनल टू t पावर 3/2, v प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, या फिर v प्रोपोर्शनल टू t पावर 1/2। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें पावर कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता, है ना। अगर फोर्स कांस्टेंट होता, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस at लग जाता है ना, u तो 0 है ही, तो v इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, इनटू t हो जाता, तो v प्रोपोर्शनल टू t हो जाता। पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज नहीं लगाने वाली, है ना, ऐसा कुछ नहीं लगाना आपको, क्योंकि पावर कांस्टेंट है ना, तो ऐसा थोड़ा ही कर सकते हैं, कहीं पे कुछ कांस्टेंट है, कहीं पे कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो करेंगे हम ये बच्चों कि पावर है कांस्टेंट, है ना, so if the power is constant, तो हम ये लिखेंगे m इंटू में a इंटू में v इज कांस्टेंट, है ना। सो m इंटू में a को हम dv बाई dt लिख लेते हैं, dv बाई dt इंटू v इज अ कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट को हम p लिख लेते हैं बिकॉज p इज कांस्टेंट। सो m इंटू में v इंटू में dv, है ना, इज इक्वल टू p इंटू में dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो m इंटू में इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू p बाहर इंटीग्रेशन dt। m इंटीग्रेशन से बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था, p भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड थी 0 और फाइनल स्पीड है v, यहाँ पे इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम है t, तो ये हो जाएगा m इंटू में v स्क्वायर बाई 2, द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू v, और ये हो जाएगा p इंटू में t 0 टू t, ओके। So this comes out to be m into में v square by 2
इज इक्वल टू पी इंटू में टी माइनस 0। तो आप देख सकते हो कि वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2p बाई एम इंटू टी। 2p बाई एम एक कांस्टेंट है क्योंकि p कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम और दूसरे ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिएगा। अगला ये है, इफ द बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, है ना, देन मान लो t टाइम में बॉडी ने s डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, देन बताना हमको। ऑप्शन 1 है s इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 3/2। ऑप्शन 2 है s is proportional to t। ऑप्शन 3 है s is proportional to t square एंड ऑप्शन 4 है s is proportional to t power हाफ। तो देखिए ये करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कर लेते हैं इसको, है ना। तो वैसे तो इसका एक मेथड मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं। देखो, पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, है ना। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हाफ ऑफ एम इंटू में वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम इंटू में 0 का स्क्वायर। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी मैंने। पावर इंटू टाइम इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से P इंटू टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, है ना। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी 2pt बाई एम, या फिर v की वैल्यू हो गई आपकी 2p बाई एम की पावर हाफ इंटू टी की पावर हाफ। ऐसे लिख लिया हमने इसको। तो 2p बाई एम की जगह हम एक नया कांस्टेंट c डाल सकते हैं, तो v इज इक्वल टू c इंटू में टी की पावर हाफ। नाउ दिस इज गुड। अब v क्या है? v है एक dx by dt, so this is dx by dt which is equal to c into में t की पावर हाफ। अब यहां से हम लिख सकते हैं dx is equal to c into में t की पावर हाफ into dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका dx is equal to c into में t की पावर हाफ into में dt का इंटीग्रेशन। यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे t लिख दो, है ना। यहाँ पे x1 लिख दो, यहाँ पे x2 लिख दो। तो इधर तो x आ गया, लिमिट आ गई x1 से x2 तक। ये हो गया c, ये t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये तो इंटीग्रेशन का रूल है, आपको पता होगा कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है और बड़ी हुई पावर से डिवाइड करना पड़ता है। ये 0, ये t, है ना। तो ये आ गया x2 माइनस x1 और ये आ गया 2c/3। 2c/3 भी एक कांस्टेंट ही है, इज इक्वल टू t की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 0 की पावर 3/2। 0 की पावर 3/2 इज आल्सो 0। तो x2 माइनस x1 को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट s बोलते हैं। तो s इज इक्वल टू 2c/3 इंटू टी की पावर 3/2। अब 2c/3 इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो s इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट ही होगा। यहाँ लिख देते हैं, implies that s is proportional to t to the power 3/2। सही है बच्चों? तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। अब मान लो यही चीज एक्सेलेरेशन हो, ठीक है। एक्सेलेरेशन हमको दिया हुआ है,
देखो if the body acquires acceleration a in time t, then पहला ऑप्शन है a प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, दूसरा ऑप्शन है a प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, तीसरा ऑप्शन है a प्रोपोर्शनल टू t की पावर -हाफ, चौथा ऑप्शन है a प्रोपोर्शनल टू t। तो इनमें से क्या सही होगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए P इंटू टी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ ऑफ m इंटू में v स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो बॉडी रेस्ट पे थी ना, तो यहां से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2pt/m, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगर हम v को लिख लें v इज इक्वल टू 2p/m का अंडर रूट इंटू टी का अंडर रूट, है ना। इसको c लिख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू c इंटू में टी की पावर हाफ। तो पहले जैसे ही आ गया, तो अब एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dv/dt, तो ये आ गया c इंटू में 1/2 इंटू में टी की पावर 1/2 माइनस 1, है ना, एक पावर कम करनी पड़ती है ना। तो dv/dt तो a हो गया, ये c/2 हो गया, और ये टी की पावर -1/2 हो गया। तो c/2 भी तो एक कांस्टेंट है, तो a प्रोपोर्शनल टू टी पावर -1/2 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब आगे देखो, अब हमें आपस में इनके रिलेशन निकालने हैं। ठीक है, इफ द बॉडी एक्वायर्स स्पीड v आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, है ना, s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड v हो जाती है बॉडी की, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, तो देखो, तो पहला ऑप्शन है s इज प्रोपोर्शनल टू v, दूसरा ऑप्शन है s इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है s इज प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, चौथा ऑप्शन है s इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर -3, ये ऑप्शन है। तो अब देखें, करते हैं। तो इसके ना दो मेथड है, दोनों मेथड में बता देता हूं आपको। मेथड 1, ma इंटू वी इज इक्वल टू पी, जो कि कांस्टेंट है, समझ गए ना बच्चों। तो m इंटू में dv/dt इज इक्वल टू वी, जो कि p है, जो कि कांस्टेंट है। तो m इंटू में dx/dx, है ना, इंटू dv/dt इंटू वी इज अ p। अब देखो dt को इधर ले आते हैं और dx को उधर ले जाते हैं, तो m इंटू में dx/dt इंटू dv/dx इंटू वी इज अ p। ये क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी है। तो ये हो गया m इंटू में v स्क्वायर इंटू में dv/dx, है ना, इज इक्वल टू p, क्योंकि एक v ये था, एक v ये बन गया, तो v स्क्वायर लिख लिया मैंने इसको। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, m इंटू में v स्क्वायर इंटू में dv इज इक्वल टू p इंटू में dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, ये 0 से v और ये आपका x1 से x2, है ना। तो ये बन गया m इंटू में v³/3, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू v, और ये बन गया p इंटू में x, x1 से लेके x2 तक। तो ये हो गया हमारा mv³/3 माइनस 0, विच इज p इंटू में x2 माइनस x1। सो mv³/3 इज इक्वल टू ps, है ना, ऐसे आ गया। तो v³ इज प्रोपोर्शनल टू s हो गया ना बच्चों।
एस इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब हो गया, तो बस थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लो हमें, अच्छा दूसरा मेथड भी तो बताना था। देखो दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड ये था कि अभी हमने निकाला था कि v प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ एंड s प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। तो हम यहां से लिख लेंगे v इज इक्वल टू c इंटू में t की पावर हाफ, और यहां से हम लिख लेंगे s इज इक्वल टू k इंटू में t की पावर 3/2, जहां पे c और k दोनों कांस्टेंट हैं। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन का क्यूब कर दूं यानी v क्यूब, तो v क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब इंटू t की पावर 3/2, और दोनों को डिवाइड कर दूं तो s अपॉन में v क्यूब इज इक्वल टू k अपॉन में c क्यूब। अब k और c दोनों ही कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो s अपॉन में v क्यूब इज ए कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, if the body acquires speed e, acceleration a, acquires है ना, if the body has भी कर सकते हैं, acquires की जरूरत नहीं है, has acceleration a after covering a distance s, तो फिर हमें ए में और इसमें रिलेशन ढूंढना है। तो देखिए तो पहला ऑप्शन है ए, फिर है ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर -3 है ना, एस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -3। तो अब देखो करते हैं सॉल्यूशन है ना। तो इसका सॉल्यूशन बस मुझे ऐसा लगता है कि हम इसी से कर लें। ए वाज k इंटू में है ना t की पावर -हाफ एंड s वाज c इंटू में t की पावर 3/2। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन का क्यूब कर दूं मैं, तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू k का क्यूब इंटू में t की पावर -3/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s इंटू में a क्यूब हो जाएगा c इंटू में k क्यूब। अब c इंटू k क्यूब इज ए कांस्टेंट, सो s इंटू में a क्यूब इज ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ s प्रोपोर्शनल टू a की पावर -3। तो फिर ये आंसर आ जाएगा आपकी बार है ना, समझ रहे हो बच्चों। चौथा क्लियर हो गया। अब एक और देखो, if the body has an acceleration a when it acquires स्पीड v, जब इसकी स्पीड v हो जाती है तो इसका एक्सेलरेशन a हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इनमें आपस में रिलेशन बताना है। तो देखो सॉल्यूशन मतलब ऑप्शंस, तो ऑप्शंस आर v प्रोपोर्शनल टू a, v प्रोपोर्शनल टू a पावर -1, v प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/2, v प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1/2। तो अब देखिएगा कांस्टेंट पावर है, ठीक है। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो हम ये कहेंगे ना P इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू वी। तो P तो कांस्टेंट ही है, m भी कांस्टेंट ही है, मास थोड़े ना बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू वी इज ए कांस्टेंट।
तो अब अगर a इंटू बी कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू a पावर -1। तो ये तो काफी आसान था एक्चुअली, समझ गए ना बच्चों। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको देता हूं एक और क्वेश्चन जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन है अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ of radius r in such a way that radius r at any instant t its acceleration its centripetal acceleration AC is equal to k square r t square, where k is a constant. Positive constant. Calculate expression for power supplied to it as a function of time. Solution. अब देखो इससे पहले सर्कुलर मोशन का एक मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि सर्कुलर मोशन में पावर क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ओके। तो इस पे एक एक्सेलरेशन तो इधर को होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है जिसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब इन शॉर्ट देयर विल बी सम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड वी कैन ऑलवेज get two components of acceleration. One is parallel to velocity, another is perpendicular to velocity. The component which is parallel to velocity is known as tangential acceleration and the component which is perpendicular to velocity is known as centripetal acceleration. अब ये दो एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो इसी को अगर हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होना है, देखो इन दोनों का तो रिजल्टेंट ये आएगा ना, कुछ ये a हो गया, ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि देखो जी AT इज इक्वल टू a cos थीटा और जो AC है वो हो गया a sin थीटा। ये तो बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, तो पावर का फॉर्मूला है जी ma into b into cos थीटा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर राइटिंग इट एज p इज इक्वल टू m into में a cos थीटा into में b। व्हाट इज a cos थीटा, a cos थीटा इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पावर का फॉर्मूला हो गया m इंटू में a टेंजेंशियल इंटू b। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स को लेना ही नहीं है आपको। तो देखो m इंटू में a टेंजेंशियल, तो m इंटू में a टेंजेंशियल तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया ना, तो पावर का फॉर्मूला हो गया F टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी। तो किसी बॉडी पे अगर आपको पावर निकालनी है
तो उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ओनली टेंजेंशियल फोर्स विल गिव पावर। अब ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। फिलहाल के लिए पावर पॉजिटिव है क्योंकि मैंने एंगल एक्यूट लिया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पावर का। पावर इज इक्वल टू m इंटू में a टेंजेंशियल इंटू में b। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा बच्चों। सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि हाँ ओके, सॉल्यूशन ये है बच्चों, AC इज इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर, है ना। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू k इंटू r इंटू t। तो अगर v की वैल्यू k इंटू r इंटू टी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि जो ये v है ना बच्चों, ये स्पीड है, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालना होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया dv बाई dt इज इक्वल टू kr। अब आपको याद होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यही एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया k इंटू r। अब बॉडी का मास m है, और बॉडी ऑफ मास m ले लो, है ना। और मास m इज मूविंग, है ना। तो अगर बॉडी का मास m है तो ये v है, ये 80 है, और मास m है, तो पावर कितनी होगी 80 m इंटू में 80 इंटू में v। m इंटू में 80 की जगह kr और v की जगह kr। So the power comes out to be m into में k square into में r square into में t। तो power is proportional to velocity, ठीक है बच्चों। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के चलते इसकी जो स्पीड है वो t के प्रोपोर्शनल है, और पावर भी t के प्रोपोर्शनल है, और टेंजेंशियल फोर्स भी कांस्टेंट है, समझे। पावर कांस्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा, ठीक है। पावर कांस्टेंट कब होती, जब v प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे t कर दूं फिर पावर कांस्टेंट आ जाएगी, समझे बच्चों। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से t हटा देता हूँ, देखो अगर t हट जाएगा तो यहाँ से भी t हट जाएगा, यहाँ से भी t हट जाएगा, यहाँ से भी t हट जाएगा, तो ये k r इंटू में रूट टी आ जाएगा, है ना, समझे बच्चों। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझ रहे हो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, रूट टी का डेरिवेटिव। तो रूट टी का डेरिवेटिव होता है मतलब टी की पावर 1/2, तो 1/2 इंटू टी की पावर -1/2 हो जाता है। अब जब हम ये डालते हैं यहाँ पे, तो देखो पावर कांस्टेंट आ जाती है। m तो m ही रहेगा, 80 हो जाएगा आपका k r बाई रूट टी, k इंटू आर बाई टू रूट टी, और v हो जाएगा आपका k इंटू आर इंटू में रूट टी। तो रूट टी से रूट टी कट जाएंगे, तो ये जाएगा m इंटू में k स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर बाई 2। सो पावर इज कांस्टेंट है। अभी जो हम कर रहे थे ना पीछे कांस्टेंट पावर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसमें AC हो गया k स्क्वायर आर टी, v स्क्वायर बाई आर हो गया k स्क्वायर आर टी, तो v हो गया अपना ये, फिर इससे v रूट टी के प्रोपोर्शनल हो गया, तो उससे आपका dv बाई dt 80 जो है तो ये आ गया k इंटू आर बाई टू रूट टी, है ना। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है अ बुलेट इज फायर्ड इन वाटर such that it enters in water with speed v naught horizontally and it experiences horizontally at t is equal to 0 है ना, and it experiences the drag force and it experiences a drag force dV. Obtain expression for its power supplied by water at an instant t. Obtain expression for power. पावर कौन सप्लाई करेगा? सप्लाई कहां करेगा? वो लेगा पावर एक्चुअली पानी, क्योंकि स्लो डाउन करेगा ना, ड्रैग फोर्स है तो इट इज टेकिंग पावर। तो देखिए एक बुलेट जो है वो पानी में फायर कर दी गई, इनिशियल स्पीड उसकी v नॉट थी। तो थोड़ा सा कठिन है सवाल लेकिन हो जाएगा। देखो तो m इंटू में dv बाई dt इज इक्वल टू b इंटू में v वेलोसिटी है, वो माइनस साइन लगा दो। माइनस साइन इंडिकेट दैट कि जो फोर्स है ना वो ड्रैग फोर्स है, वो वेलोसिटी के अपोजिट है। मतलब dv बाई dt जो है वो नेगेटिव हो गया ना, जो b एक कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, वेयर b इज अ कांस्टेंट है ना, ऐसे लिख सकते हैं वेयर b इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। तो b अगर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और आपको ड्रैग फोर्स को, तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होता ही मास, तो dv बाई dt नेगेटिव तो तभी होगा ना जब आप यहाँ पे एक माइनस साइन लगाओ, तो इसका मतलब होगा कि स्पीड घट रही है। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं dv अपॉन में v इज इक्वल टू b बाई m इंटू में dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे v नॉट लिखेंगे, यहाँ पे v लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ln v, लिमिट लग गई v नॉट से लेके v तक, और ये माइनस का b बाई m इंटू में t, लिमिट लग गई 0 से t तक, ठीक है। तो अब क्या हो गया ये, तो ये हो गया ln इंटू में v माइनस ln इंटू में v नॉट इज इक्वल टू माइनस का bt बाई m। तो ये हो गया ln v बाई v नॉट इज इक्वल टू माइनस का bt बाई m, है। तो यहाँ से v बाई v नॉट की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस का bt बाई m, है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई v नॉट इंटू में e की पावर माइनस bt बाई m। क्या गया बच्चों? अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था पावर। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू a इंटू v। अब m में तो ये माइनस bv है ना, तो ये हो गया माइनस का bv इंटू में v, यानी कि माइनस का bv स्क्वायर, ये पावर हो गई। अब v तो ये पड़ा हुआ है, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से देखो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी v नॉट का स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस 2bt बाई m, है ना। इन bt बाई m छोटा छोटा लिखना है। तो बस पावर आ गई हमारी माइनस का b v नॉट का स्क्वायर इंटू में e रेज़ टू द पावर माइनस 2bt बाई m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर। तो पावर नेगेटिव रहेगी और ये bt बाई m होता है। b बाई m को अगर मैं लैम्डा लिख दूं, है ना, 2 लैम्डा लिख दूं, मतलब लेट 2b बाई m इज इक्वल टू लैम्डा। तो पावर का फॉर्मूला बन गया माइनस का, इसको मैं पी नॉट लिख दूं, माइनस का पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। पावर भी घटती जाएगी, शुरू में पावर ज्यादा लेगा पानी, बाद में कम लेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप समझ गए। चलिए
बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक्चुअली तो इसी क्लास में पढ़ाना था, पर उसमें पावर का भी यूज है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले पावर पढ़ा देता हूँ।